सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल AJE की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें सीमेंट चैप्टर भी हो गया, कंक्रीट के अंदर कवर कर रहे हैं हम लोग। तो कंक्रीट को कवर कर रहे हैं, कंक्रीट में हमने एक दो चीज़ें देख भी ली हैं, जिसके अंदर हमने देख लिया टाइप्स ऑफ कंक्रीट क्या है, ग्रेड क्या है, और उसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि कौन से कंक्रीट को कहाँ पे यूज करोगे, कैसे बनाओगे। नॉमिनल मिक्स की बात कर ली हमने, डिजाइन मिक्स की बात कर ली हमने। उसके बाद से हमने बात कर ली कि आरसीसी अगर आप बना रहे हो, पीसीसी आप यूज कर रहे हो, तो कौन सा ग्रेड, मिनिमम सीमेंट कितना यूज करोगे, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना यूज करोगे, ये सारी बातें हमने देख ली। यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई है। लेकिन इसके आगे मैं बोला था आपको, डिजाइन मिक्स समझने के लिए ना कुछ बातों को समझना जरूरी होगा, तो उन्हीं बातों को कवर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो आइए देखिए, शपथ बैच JEE 2023-24 ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है और सारे सब्जेक्ट होंगे, तो आप भी जुड़िए। तो नेक्स्ट टर्म जो है हमारा, नेक्स्ट टर्म है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हमें समझना होगा, तो आइए उसी पे बात करते हैं। आज हमने ये देख लिया था कौन सा ग्रेड कहाँ पे यूज होगा, यहाँ तक की कहानी हमें समझ में आ गई थी। चलिए, तो इस बात को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर इसको थोड़ा इधर कर लिया जाए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होता है? हमने कोई भी एक ग्रेड उठाया था, अगर आपको याद हो, कोई भी एक ग्रेड अगर आपने उठाया था, M20 की बात करें अगर, तो M20 अगर आपने उठाया तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको डिस्कस किया था कि M का मतलब क्या हुआ, मिक्स हुआ, और 20 का मतलब क्या हुआ कि ये एक स्ट्रेंथ है। कितने दिनों पे स्ट्रेंथ मैंने बताया था? ये स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस मिक्स को 28 दिनों के बाद स्ट्रेंथ चेक करेंगे, ये 28 दिनों के बाद स्ट्रेंथ चेक करेंगे, अगर क्या मतलब, इस मिक्स को अगर आप 150 mm क्यूब के साइज में रखेंगे और 28 दिनों के बाद स्ट्रेंथ चेक करेंगे, तो आपको कितना स्ट्रेंथ मिलेगा? 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर स्ट्रेंथ मिलेगा। ये हमने डिस्कस किया था। तो ये जो स्ट्रेंथ मिलता है, ये स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या होता है, कौन सा स्ट्रेंथ होता है? इस स्ट्रेंथ की अगर बात करी जाए तो ये कौन सा स्ट्रेंथ होता है? इसे ही बोलते हो आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। और एक्चुअली इससे ही बोलने वाले ये भी बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलने को आप ये भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बोलने के इसे लोग कई बार कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी बोल देते हैं। तो मैं आपको बातें समझाना चाह रहा हूं कि क्यों सब लोग ऐसे बोल दे रहे हैं। इसे डिनोट किया जाता है किससे? FCK से। इसे डिनोट किया जाता है FCK से। इतनी बात समझ में आ रही? अब देखिए, डेफिनेशन पे बात करते हैं। क्या डेफिनेशन होता है? द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल और फेल। अब इस बात को शायद कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सॉरी, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपने स्पेसिमेन लिया, स्पेसिमेन ले रहा हूं मैं 100। कितने स्पेसिमेन मैंने लिए? 100 स्पेसिमेन लिए, ठीक है। 100 स्पेसिमेन का मतलब क्या हुआ? अब इस बात को यहां से समझिए। 100 स्पेसिमेन का मतलब ये हुआ कि जो भी आप ले रहे हैं, यहाँ पे जो मिक्स ले रहे हैं, इस मिक्स को एक क्यूब में भरा जा रहा है। इस क्यूब का साइज क्या है? 150 mm क्यूब। तो ऐसे क्यूब जो है मैं 100 ले रहा हूं यहाँ पे, बस बात ही है। तो 100 क्यूब लूंगा, सब में मिक्स को भरूंगा, सारा सब में सेम मिक्स है, कुछ अलग मिक्स नहीं है, और सबका 28 दिनों के बाद स्ट्रेंथ चेक करूंगा और चेक करूंगा कितना आ रहा है। आप बताओ, सेम आएगा क्या? सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत वेरी करेगा, थोड़ा बहुत वेरी करेगा। तो थोड़ा बहुत अगर वेरी कर रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं। चलिए नोट कर लेते हैं, आ जाइए यहाँ पे। तो मान लीजिए आपने जो है 100 स्पेसिमेन लिए, सबके स्ट्रेंथ है कुछ ना कुछ,
थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सब में वेरी किया, तो सबका मैंने नोट किया, किसी का 19 आया, किसी का 19.1 आया, किसी का 19.2, ऐसे 100 स्पेसिमेन है। 19.3 आया, किसी का 19.4 आया, ठीक है, किसी का 20 आया, किसी का 20.1 आया, किसी का 20.1 एक और आया। ऐसे कर करके हमने देखा ऐसे 100 स्पेसिमेन के स्ट्रेंथ कितने हैं, 100 स्पेसिमेन के स्ट्रेंथ हमने लिख लिए, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। क्लियर माय पॉइंट, असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। जब असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, अब देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। डेफिनेशन फिर से पढ़िए, द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। तो वो वैल्यू, इनमें से वो वैल्यू जिसके नीचे 5% से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल ना हो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करिएगा। इनमें से उस वैल्यू को लूंगा मैं, उस वैल्यू को मैं स्ट्रेंथ बोलूंगा, उस वैल्यू को स्ट्रेंथ बोलूंगा मैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलूंगा जिसके नीचे 5% से ज्यादा टेस्ट रिजल्ट फेल ना हो, और जिसके ऊपर कम से कम 95% टेस्ट रिजल्ट पास हो। क्या मतलब हुआ, अगर मैं इस 20 को स्ट्रेंथ बोल दे रहा हूं तो समझिए, अगर 20 स्ट्रेंथ है तो 20 का लोड लगाने पर रजिस्ट कर लेना चाहिए। तो अगर जिसका स्ट्रेंथ 19 है उस पर 20 का लोड लगाऊंगा, क्या रजिस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा। ऐसे फेल होने वालों की जनसंख्या कितनी है, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 5%। अगर इस पे 20 असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हूं, ध्यान रखिएगा, तो इस पे 20 का लोड लगाऊंगा अगर, तो ये क्या रजिस्ट कर लेगा, ये भी 20, ये भी, क्यों सब इससे अधिक है, सब 20 अगर मैं लोड लगाऊंगा सब रजिस्ट कर लेंगे, ये वाले नहीं कर पाएंगे। तो फेल होने वाले कितने हो गए, 5%, और पास होने वाले कितने हो गए, 95%। तो इसलिए इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। तो द वैल्यू बिलो विच not more than 5% test results are expected to fail or fall, इस वैल्यू को बोलेंगे। यानी डिफिनीशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। डिफिनीशन को अगर लिखना चाहें, जैसे देखा आपने, द वैल्यू बिलो विच नॉट मोर देन 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, द वैल्यू above which more than 95% test results are expected to pass। तो उसी पॉइंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक्सप्रेस पे और बात समझिए। अगर मान लीजिए ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गया, अगर मान लीजिए यही सारे स्पेसिमेन है, 100 स्पेसिमेन है, अगर इसका आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना होता तो क्या डिफरेंस है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे, क्या डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में। अब देखिए, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना होता तो इस सब सारे वैल्यूज का आप क्या ले लेते, एवरेज ले लेते, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, हल्का सा डिफरेंस है। तो अगर आप इन सारे स्पेसिमेन का जो रिजल्ट आया है उसका अगर एवरेज ले लेते हैं तो वही क्या कहलाएगा, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर आप ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जिसपे 5% टेस्ट रिजल्ट फेल हो रहा है, 95% टेस्ट रिजल्ट पास हो रहा है, तो ऐसी वैल्यू चूज कर रहे हैं उस स्ट्रेंथ में से, तो उस स्ट्रेंथ को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल देते हैं। एक और टर्म आता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब इनमें से ये जो 100 स्पेसिमेन के जो रिजल्ट आए हैं, इनमें से किसको आप टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोलोगे, हालांकि नाम से लग रहा है टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अगर आप ध्यान से समझे तो बात समझ सकते हैं, तो इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, इसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं एफएम से, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ, इन्हीं सारे वैल्यूज में से उन वैल्यूज को आप बोलोगे टारगेट मीन स्ट्रेंथ जिसपे 50% टेस्ट रिजल्ट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, 50% टेस्ट रिजल्ट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, यानी बीच वाली वैल्यू को बोलोगे। इसमें से 5% वाले निकाल दिए तब बोले थे कैरेक्टरिस्टिक। अब टोटल 100 स्पेसिमेन के रिजल्ट ये है, तो बीच वाली वैल्यू जिसपे 50% फेल होंगे, 50% पास होंगे। तो इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है,
इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, द वैल्यू एबव विच और बिलो विच, दोनों चीजें हो सकती हैं। द वैल्यू एबव विच 50% टेस्ट रिजल्ट्स are expected to pass, और we can say that fail। तो ऐसे वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, टारगेट मीटिंग स्ट्रेंथ। अब बात ये समझ में नहीं आ रही होगी कि इसको क्यों पढ़ना है। आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ लिया, चलो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ लिया था, सीमेंट में भी समझा था आपने। अब इसको क्यों पढ़ना है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ को क्यों पढ़ना है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो है इसे निकाला जा सकता है हम लोग, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्रोबेबिलिटी कर्व, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, अब इस बात को समझते हैं हम लोग कैसे प्रोबेबिलिटी कर्व से इसे बनाएंगे। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी कर्व की बात करी जा रही है, ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, इधर जो होता है ये इंटेंसिटी ऑफ सैंपल होता है। अभी आप इसको समझिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। देखिए मान लीजिए क्या हुआ, इस एक्सिस पे स्ट्रेंथ रखा है मैंने, मान लीजिए 100 स्पेसिमेन आपने लिए थे, उन 100 स्पेसिमेन का स्ट्रेंथ जो भी आया वो असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए, यानी इस एक्सिस पे मुझे दिखाना होगा। किसी का जीरो तो आएगा नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत होगी। चलिए ठीक है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, ऐसे करके मैंने क्या किया, 100 स्पेसिमेन के स्ट्रेंथ इस एक्सिस पे दिखा दिया। ठीक, अब एक बात बताइए मुझे, किसको आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यहाँ 5% यानी ये कहीं यहाँ आएगा, ठीक है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक, ये टोटल 100 है यहाँ तक। अब यहाँ कहीं बीच में जो आएगा वो वैल्यू जिसपे 50% टेस्ट रिजल्ट फेल हो रहा है, 50% टेस्ट रिजल्ट पास हो रहा है, इसे क्या बोलना है आपको, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, अब टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के हेल्प से पता किया जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो हर एक ग्रेड का आपको पता रहता है। M20 का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना है, 20, तो इसके मदद से हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ यहाँ पे पता करते हैं। तो ये इंटेंसिटी ऑफ सैंपल है इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेंथ है। तो अगर मैं एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कब होता है, इसको पूरा एक एरिया मानो, यूनिटी मानो, तो कुछ इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं, अब थोड़ा सा एरिया प्रॉपर ना बन पाया हो तो बात अलग है, लेकिन फिर से एक बार और ट्राई करते हैं हम लोग। अब थोड़ा सही जा रहा है, अभी भी सही नहीं बन पाया। चलो अब जैसा भी बना एडजस्ट करो, ये बीच में आएगा। ये पूरा एरिया क्या है, यूनिटी है। तो अगर बोला जाए तो ये इधर का एरिया 50% होगा, इधर का एरिया 50% होगा, और इधर का एरिया कितना होगा, 50% होगा, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर मैं अगर ये एरिया बोलूं, ये एरिया अगर मैं बोलूं तो ये एरिया कितना है, 5% होगा, ये 5% होगा। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किस पे आता है, 5% पे, और ये टोटल एरिया जो बचा हुआ एरिया है वो कितना होगा, 95% होगा। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम लोग। तो अब जो है कैसे पता किया जाता है, ये FCK आपको पता चल गया। FM अगर आपको पता करना है तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, FM पता चल जाएगा। तो यहाँ से कैसे पता करते हैं, ये IS 456 के अकॉर्डिंग जो दिया गया है, ये 1.65 सिग्मा दिया गया है, बात समझे आप। तो ये 1.65 सिग्मा दिया गया है। अगर आपको FM पता करना है, यानी टारगेट मीन स्ट्रेंथ पता करना है, तो क्या हो जाएगा, FCK वहां तक तो है ही, उसमें क्या ऐड कर दीजिए, ये वाला डिस्टेंस ऐड कर दीजिए। ये वाला डिस्टेंस क्या है, 1.65 सिग्मा है। ये हो गया आपका क्या, टारगेट मीन स्ट्रेंथ, बात समझे। अब यहां से क्या कर सकते हैं आप,
यहां से देखिए एफसीके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, अच्छे से समझ में आ रहा है। सिग्मा नहीं समझ में आ रहा है, सिग्मा समझ लेते हैं। वेयर ये सारी जो वैल्यू आएगी वो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आएगी। वेयर सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आईएस कोड के अकॉर्डिंग कितनी होती है, इस बात को समझ लेते हैं हम लोग। तो इस बात को समझें अगर, तो इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं एक्चुअली। तो सिग्मा की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू डिपेंड करेगी कौन सा ग्रेड ले रहे हैं आप। जैसे 10 एंड 15 ग्रेड अगर आप लेंगे तब अलग होगा, 20 एंड 25 ग्रेड लेंगे, ये सब IS 4, 5, 6 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। 30 या 30 से ज्यादा का ग्रेड होगा तब अलग होगा। कितना होगा, 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेते हैं इस केस में, 3.5, 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेते हैं इस केस में, ठीक है। और इस केस में कितना लेते हो आप, 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेते हो। ध्यान रखिएगा ये जो वैल्यू मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की बता रहा हूं, ये कब बता रहा हूं, जब साइट पे प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल्ड है प्रॉपर तरीके से। इसको मैं नोट के फॉर्म में एक बात बताना चाह रहा हूं, इफ द क्वालिटी कंट्रोल, इफ द क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब समझ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से जो भी इंग्रेडिएंट यूज करो ढंग से यूज करो। इफ द क्वालिटी कंट्रोल एट साइट इज नॉट मेंटेन्ड, अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में मेंटेन, उस कंडीशन में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बढ़ा ली जाती है। देन द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, then the value of standard deviation should be increased by 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, by 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब अब जो 3.5 था, जो 3.5 था 10 एंड 15 के लिए, वो कितना हो जाएगा, अगर क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन नहीं है तो वो 4.5 हो जाएगा। अगर 20 एंड 25 ग्रेड के लिए कितना यूज कर रहे थे आप, 4 यूज कर रहे थे, तो अब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 30 के लिए कितना यूज कर रहे थे, 5, तो अब कितना हो जाएगा, 6। यानी 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के द्वारा बढ़ा लिया जाएगा। कब, जब साइड पे क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन नहीं है तब। समझ में आ गया कैसे पता करोगे टारगेट मीन स्ट्रेंथ। अब इस बात को समझो कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्यों निकाल रहे हो। अब फिर से दूसरे नाम पे जाओ, देखो टारगेट मीन स्ट्रेंथ, टारगेट पे ध्यान दो, यानी एक टारगेट स्ट्रेंथ है। टारगेट स्ट्रेंथ है मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो समझ में आ रहा है सर, टारगेट क्या स्ट्रेंथ क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए अगर आप देखें, एक और पेज लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि फॉर M25 ग्रेड फाइंड टारगेट मीन स्ट्रेंथ, तो आप पता कर लोगे, कहोगे कि यस सर पता कर लेंगे। टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होता है, FCK प्लस 1.65 सिग्मा, ठीक। अब सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, 25 ग्रेड के लिए कितना यूज होता है, यहां से देख लो 4 होता है जब साइड पे क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन है, जनरली यही लेके चलना है आपको। FCK की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 25 आपने नोट कर दिया, प्लस 1.65 सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी लेंगे आप, सिग्मा की वैल्यू 4 लेंगे, 4 यहाँ से ले लिया आपने, 4 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया, 31.6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बात समझिए, अगर मैं कोई ग्रेड लिया, मैं बोला आपसे कि एक ग्रेड मुझे डिजाइन करके दे दो, ग्रेड डिजाइन करके दे दो मतलब क्या है, सीमेंट कितना, वाटर कितना, कोर्सिक, सारी चीजें बता दो मुझे, इतना स्ट्रेंथ मुझे चाहिए, इतना स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब क्या हुआ, 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का स्ट्रेंथ चाहिए उनको। तो जब आप डिजाइन करने जाओगे तो आपका जो टारगेट होगा वो 25 नहीं होना चाहिए, वो जो टारगेट होगा इससे थोड़ा सा बढ़ा के होना चाहिए।
बढ़ा के होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, 31.6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यानी आप टारगेट रखोगे स्ट्रेंथ लाने का 31.6 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तब जाकर के आप अचीव कितना करोगे, 25 अचीव करोगे। आपके एग्जाम में भी अगर क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है तो आपका टारगेट 50% नहीं होना चाहिए ना, ज्यादा होना चाहिए। 70% टारगेट मान के चलोगे तब जाकर के शायद 50% तक आ जाए। अगर आता भी है उससे ज्यादा ही आ रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है हमारे लिए। यही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है, अगर 25 से ज्यादा आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं, स्ट्रेंथ ही तो है और अच्छी बात है। इस बात का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आप समझ में आ गया टारगेट में। तो हम लोग टारगेट मिनी स्ट्रेंथ को डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर लेते हैं। बाकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, टारगेट मिनी स्ट्रेंथ क्या है, ये बातें मैंने आपको बता दी। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए, डिफिनीशन वगैरह सब प्रॉपर ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक बात और समझ लें हम लोग, अगर आप कंक्रीट ले रहे हैं तो मुझे बताइए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कितनी होती है कंक्रीट की? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, अगर आपसे मैं पूछूं कंक्रीट, एक मिनट, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टील के लिए कितनी होती है तो बता दोगे आप? स्टील के लिए तुरंत बता दोगे, 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब मैं कंक्रीट के लिए पूछ रहा हूँ, कंक्रीट का फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है ग्रेड पे, ग्रेड पे डिपेंड करता है। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात करूं तो ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड पे। तो क्या होता है फॉर्मूला, 5000 रूट FC के, फिर ये कोड के अकॉर्डिंग दिया गया है। कोड आपको चीजें आसान बना करके दे देता है, नहीं तो इतनी आसानी से फॉर्मूले में पुट करके नहीं निकाल पाओगे, आपको पता करना पड़ेगा। बहुत सारे टेस्ट भी हैं, टेस्ट एक आएगा, मैं बताऊंगा भी, इसी चैप्टर में आएगा, लास्ट में बताऊंगा भी, जिससे स्ट्रेंथ भी पता करेंगे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पता करेंगे। तो ये चीज है। अभी ये 5000 रूट FC के किसी भी ग्रेड का पता करना है, पता चल जाएगा। FC के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। तो ये क्या हुआ कि ये हमारा कोड जो है 2000 या 2013 के अकॉर्डिंग है। अगर आप पुराना कोड उठाओगे तो ये फॉर्मूला भी शायद आपको मिल जाएगा, इसलिए बता दे रहे हैं हम लोग कि अगर मिले तो कंफ्यूज मत होना, ये पुराने कोड के अकॉर्डिंग है, 1978 के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये जो आपने निकाला है ना, ये शॉर्ट टर्म पे निकाला है आपने, चाहे नीचे वाला फॉर्मूला चाहे ऊपर वाला, बस वो तो कोड का फर्क है। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है कि कब आप कैलकुलेट कर रहे हो, तुरंत या कुछ दिनों बाद, तो वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर मैं लॉन्ग टर्म पे बात करूं, ये शॉर्ट टर्म पे था, अगर मैं लॉन्ग टर्म पे बात करूं ना, तब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो अलग तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा? तब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा वो होगा 5000 रूट FC के अपॉन 1 प्लस थीटा। यहाँ FC के आपको पता है ही, थीटा बस बताना है मुझे। थीटा जो होता है वो क्या होता है, क्रीप कोफिशिएंट होता है। थीटा जो होता है क्रीप कोफिशिएंट होता है, और इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो इसे बोल सकते हैं क्रीप स्ट्रेन, इसे बोल सकते हैं क्रीप स्ट्रेन अपॉन, इसे बोला जा सकता है इलास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन एक्चुअली क्या होता है ना कि ये क्रीप पे डिपेंड करने लग जाएगा, जैसे इसकी वैल्यू भी बताई गई है। वैल्यू अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू मैं आपको दिखा दूं, अगले पेज पे दिखा देता हूं। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है, ये थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू लेते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने दिनों पे निकाल रहे हैं, कितने दिनों पे निकाल रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे 7 डेज पे या 28 डेज पे या फिर 1 साल पे, ये 3 टाइम दिए गए हैं कोड के अकॉर्डिंग, यही याद भी रखने हैं आपको। तो 7 डेज पे थीटा की वैल्यू 2.2 रखनी है, 28 डेज पे पूछा जा रहा है तो 1.6 रखना है, और 1 ईयर पे पूछा जा रहा है तो 1.1 रखना है। इस तरीके से आपको डील करना है। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप। FC के आपको पता है ही, यहाँ से क्या पता चल जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितने टाइम पे आप निकालना चाह रहे हैं उतने टाइम पे पता चल जाएगा। शॉर्ट टर्म पे भी पता चल जाएगा, लॉन्ग टर्म पे भी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर माय पॉइंट? चलिए, तो ये कहानी हो गई किसकी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट की।
एक बात और समझ लेते हैं हम लोग, क्या समझना है हमें। अब मुझे बताइए आप, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइजन्स रेशियो कितना होता है कंक्रीट का। पॉइजन्स रेशियो सोम में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे यहाँ पे। पॉइजन्स रेशियो फॉर कंक्रीट, देखिए अभी ये तो आपने पढ़ा होगा शायद 0.15 से 0.3 के बीच में होता है, 0.1 से 0.3, सॉरी ये वैरी करता है, फिक्स नहीं है, 0.1 से लेकर के 0.3। अब जनरली इसे लोग बोलने को 0.15 बोल देते हैं, तो आपसे पूछा जाए 0.15 बोल दीजिए, लेकिन ये वैरी करता है 0.1 से 0.3, ये फिक्स नहीं होता है। एक पॉइंट और, बाकी इसको पॉइजन रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सबका रिलेशन होता है, ये शो में डिस्कस करना सही रहेगा, यहाँ नहीं। तो जो भी पढ़ाएगा टीचर वो शो में बताएगा आपको, यहाँ पे बताना सही नहीं रहेगा। एक और पॉइंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप बात कर रहे हैं, कौन सी पॉइंट है, मैक्सिमम श्रिंकेज स्ट्रेन कितना होता है कंक्रीट के अंदर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट ना ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट, कई लोगों को याद भी होगा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0003, नहीं याद है याद कर लीजिए। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन का तो यूनिट होता नहीं है, डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब ये हुआ जो श्रिंकेज हो रहा है कंक्रीट के अंदर वो कितना हो सकता है, वो जो श्रिंकेज हो रहा है 0.3 mm का मैक्सिमम श्रिंकेज हो सकता है 1 मीटर कंक्रीट में। मतलब अगर आपने ये 1 मीटर कंक्रीट लिया तो इसमें मैक्सिमम जो श्रिंकेज होगा वो 0.3 mm का हो सकता है, ये मतलब हुआ, ये कोड के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो ये वैल्यू जो निकल करके आएगी 0.3 mm, अब नीचे वाले को भी mm में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो डायमेंशन दिखाऊंगा मैं आपको, तो 1000, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा 0.0003। बात समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से डील करेंगे हम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज की बात हो गई, ये प्रॉपर्टीज की बात हो गई। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्लास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, जिसमें हम डिज़ाइन मिक्स, पूरा एक लेक्चर वो डेडिकेटेड होगा किसके लिए, डिज़ाइन मिक्स के लिए। डिज़ाइन मिक्स के स्टेप्स और एक एग्जाम्पल लेकर के मैं डिज़ाइन मिक्स पूरा एक बताऊंगा, तो उसमें ज़रूर जुड़िएगा। भले से बाकी कोई क्लास छोड़ दीजिए, लेकिन डिज़ाइन मिक्स की क्लास ज़रूर करिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल JEE की तैयारी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। और आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए थोड़ा सा, तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छा करेंगे हम लोग, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में जिसमें डिज़ाइन मिक्स होगा, ध्यान रखिएगा, जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच।